हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ मोहम्मद इमरान। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा इस चैनल उड़ान टू आईआईटी जेई को चलाने का मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव ये है बच्चे के एकेडमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो फ्यूचर में चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को इजीली निकाल पाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ मोहम्मद इमरान and I am the alumni of IIT Guwahati and I have the 7 year of experience to educating and monitoring the students। मैं काफ़ी जो एक टॉप रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं, मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हमारे चैनल का उड़ान टू आईआईटी जेई का, तो जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गाइस मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको न्यू से न्यू अपडेशन मिलता रहेगा। चलो गाइस, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं ऑलवेज कैपिटल डी से लिखा करूंगा, कैपिटल डी, और उसके ऊपर मैंने एक वेक्टर का साइन लगाया है। दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस वन इज बिकम अ वन वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअल में आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, द चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन में कोई चेंज हुआ है तो चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज का मीनिंग होता है द फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनली आपके पास क्या अवेलेबल है और स्टार्टिंग में आप कहां थे, उन दोनों पॉइंट के मिड के चेंज को आप क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आप एक पॉइंट से भी यूज कर सकते हैं, द मिनिमम लेंथ वेक्टर और द वेक्टर अलोन टू द शॉर्टेस्ट पाथ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर है जिसकी लेंथ मिनिमम होती है, या वो वेक्टर जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे यहां पॉइंट बताया, द चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर। अब आप दो पॉइंट के बीच में पोजीशन का कैसे चेंज करेंगे, मैं उसको बताना चाहता हूं। जैसे कि गाइस, मैं आपसे यह बोल देता हूं कि दिस वन इज पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट। यहां पे जो ये मेरे पास पॉइंट है, दिस वन इज द वन ओरिजिन पॉइंट। स्टार्टिंग में ऐसा सोच लो कि सपोज करो पॉइंट पी आपके पास यहां है और दिस वन इज कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इस इनिशियल पोजीशन को मैंने आरपी से लिखा है। आप मेरा फिजिक्स का पहला लेक्चर सुन सकते हैं। मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताया है कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो दिस वन इज आरपी, लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका एरो पॉइंट पी की ओर है एंड दिस वन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ओ। दैट मींस ये आरपी है। आरपी का मतलब आप समझ गए होंगे, ये पोजीशन पॉइंट पी की बताने वाला है, किसके रेस्पेक्ट में? ओके, बट दिस वन इज इनिशियली। बट फाइनली सपोज करो पॉइंट पी आपका समथिंग आफ्टर सम टाइम कोई भी एक पार्टिकल था और वो पार्टिकल ट्रेवल होके फाइनली इस पॉइंट पे चला आया, तो फाइनली वो पॉइंट की पोजीशन क्या बन गई? दिस फाइनल पोजीशन ऑफ दैट वन पॉइंट बिकम इज इक्वल टू ऑफ क्यू। ये फाइनल पोजीशन इसकी क्या बन गई? क्यू बन गई। लेकिन अब आपने Q को पॉइंट O से ज्वाइन किया, तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू आर क्यू। एंड व्हाट इज द आर क्यू? आर क्यू बिकम इक्वल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ Q। अब मैंने पॉइंट P से Q को मिलाया, क्योंकि आपने अभी यहां पे एक थ्योरी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? मिनिमम लेंथ को। गाइज, अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके पास दो पॉइंट हैं, जैसे ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट की मिनिमम लेंथ बताओ क्या होगी, तो पता आपको क्या होता है? बच्चों, आपको एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, दो पॉइंट पे जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। आप यहां से मूव करके ये भी जा सकते हैं। एक बच्चा कह सकता है सर मैं तो यहां से मूव करके ये जाना चाहता हूं। एक बच्चा ये भी कह सकता है सर मैं यहां से जा सकता हूं। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट मुझे ये भी कह सकता था कि सर इन दो पॉइंट के बीच में जाने का वन पाथ मेरा एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, आप इन दोनों पॉइंट को किसी एक स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये वो डिस्टेंस है जो मिनिमम है, यानी कि दो पॉइंट के मिड की मिनिमम डिस्टेंस हमेशा किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोन ही अकर होती है। यानी कि दो पॉइंट के मिड का जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, यानी कि दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, और मिनिमम डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं?
मिनिमम डिस्टेंस को ही आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि अगर दो पॉइंट को अगर मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो दैट मींस आप समझ लेना वो उन दो पॉइंट के बीच का मिनिमम गैप है। यानी कि अगर आपको पॉइंट P से लेके इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q, अगर पॉइंट P से आपको Q की ओर जाना है तो इन दोनों के अगर आपको मिनिमम गैप कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को आप किसी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट की और वो PQ स्ट्रेट लाइन बन गई। तो दैट मींस यानी कि Q से लेके P तक के मिड का जो गैप बन के आया वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह सकता हूं रफली वन आइडिया, जैसे कोई भी स्टूडेंट मुझसे कहे कि आपने यहां पे कोई भी एक प्लेन बनाया, रफली वन आइडिया, और दिस प्लेन बिकम इज इक्वल टू XY। ये प्लेन आपके पास क्या है, दिस प्लेन बिकम इज इक्वल टू XY। रफली सपोज करो अब आप यहां पे थे और मैं आपसे कह दूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, रफली वन आइडिया, और ये पॉइंट आपका P है। इनिशियली मैं यहां था, कुछ टाइम के बाद सपोज करो मैं यहां पहुंच गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने बने, इसको आप लिख सकते हैं कि 5,7 बोल दो, 5,7 कह दो, और फाइनली आप यहां हैं पॉइंट P से लेके Q तक। अब मैं आपसे बोलूं कि यार आप मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप पहले यहां थे, अब आप यहां पहुंच गए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन ऑफ पॉइंट ऑफ P एंड पॉइंट ऑफ Q। तो प्लीज हाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, आप इन दोनों पॉइंट को किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो इन दोनों पॉइंट के मिड का जो गैप है और वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना, यानी कि इनिशियली और फाइनली इन दो पोजीशन के मिड का जो स्ट्रेट लाइन के अलोन गैप हुआ करेगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा करूंगा, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर का साइन ओ लगा देना। अब आप तो पिक्चर क्लियर है, दो पॉइंट के मिड का गैप आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गैप तो दो पॉइंट के मिड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वी कैन फाइंड आउट द गैप इन बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के मिड का गैप वी कैन फाइंड आउट। और कैसे, या तो आप यहां पे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला जानते होंगे, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये दो पॉइंट के मिड के गैप का स्क्वायर है। अगर x1 को मैं क्या कह दूं, x1 को कह दो 2 एंड y1 को x2 को कह दो एंड x5, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप कह सकते हैं x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप बोल सकते हैं x2, y2। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों की वैल्यू पुट करिएगा और दोनों की वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो मैग्नीट्यूड बन के आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। यानी कि एक दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है। यानी कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यानी कि मैं आपसे यह कह सकता हूं कि दो पॉइंट के मिड की जो डिस्टेंस होती हैं वो इनफाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक फैक्टर होता है जो एक सिंगल एक ही वैल्यू हो सकती है। यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो सिंगल एक ही हो सकती है। दो पॉइंट के बीच में, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं मेरठ का रहने वाला हूं और मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरठ से दिल्ली जाना, तो आपको पता है ना, मैं पहले अपने घर से निकलूंगा, जैसे मैं तेजगढ़ी पे रहता हूं तो मैं पहले तेजगढ़ी से दिल्ली बस अड्डे पे जाऊंगा, फिर घूम घाम के गाजियाबाद होते हुए, फिर उसके बाद मैं मोहन नगर को क्रॉस करते हुए तब मैं जाके दिल्ली पहुंचूंगा। तो जो हमारे यहाँ की रोड बनी है वो बहुत घूम घूम के गई हुई है, तो वो हमारी डिस्टेंस है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि सर मैं पहले मेरठ से हापुड़ जाना चाहता हूं और फाइनली दिल्ली जाना चाहता हूं। तो दैट मींस आपने एग्जांपल दो लिए, देखो टारगेट आपके दोनों सेम है, यानी कि टारगेट आपका क्या है, मेरठ है, और फाइनल आपका टारगेट क्या है, द वन दिल्ली। दिल्ली से मेरठ जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, तो हर पाथ के अलोन आपकी डिस्टेंस अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के मिड में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप इन दोनों पॉइंट को, जैसे आप कोई मैप ले लें, जैसे आपने कोई मैप लिया तो आप दिल्ली को और मेरठ को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और यही आपकी मिनिमम डिस्टेंस है। यानी कि दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोन होती है, और स्ट्रेट लाइन के अलोन ही जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को तुम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां एक एग्जांपल दिखाया है, जैसे आप प्लीज यहां देख लें। डिस्टेंस के बारे में अब मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहता हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस। मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, द टोटल लेंथ दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, यानी कि टोटल लेंथ जो आप ट्रेवल करते हैं उसको तुम डिस्टेंस कहते हैं, उसको तुम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है,
जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके गाइस, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास इनिशियल पोजीशन, जैसे मैं यहां पे आपको बोल दूं कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, आप पॉइंट ए पे आपके पास इनिशियल पोजीशन है और फाइनली आपके पास ये फाइनल पोजीशन है पॉइंट ऑफ बी। आपने क्या किया, डॉट 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 करके मैंने इस पाथ को फॉलो किया। अगर मैं इस पाथ को फॉलो करके गया तो इस पाथ के अलोन जो भी लेंथ आपने ट्रेवल करी है वही लेंथ आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप ए को बी से, ए और बी को किसी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अगर मैंने इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी वेक्टर से लिखना है। और यह बात आपको बिल्कुल हमेशा क्लियर रखनी है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है बट दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक यूनिक वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होती है बट ये स्पेशल केस है। ये कैसा केस है, स्पेशल केस। कैसा केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम डिस्टेंस कहो या शॉर्टेस्ट पाथ कहो, उसी को आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहने वाले हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहने वाले हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे। यह बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही डिफरेंस है, डिस्टेंस आपकी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर है, और दो पॉइंट के बीच के मिनिमम गैप को, मिनिमम डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर अगर आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास कोई पाथ था, इस पाथ पे आपके पास कोई भी एक आपकी कार है और ये कार इस पाथ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी और आफ्टर सम टाइम ये कार आपके पास यहां बन के चली आई। मैंने सोचा सपोज करो आफ्टर सम टाइम द कार इज हियर, ये कार आपके पास यहां आ गई। स्टार्टिंग कंडीशन को एक काम करते हैं, इस पॉइंट को 1 कह दो, इस पॉइंट को 2 कह दो। लेकिन यहां पे जो मोशन हो रही है वो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोन हो रही है। मोशन क्या हो रही है, यानी कि कार जो ट्रेवल कर रही है वो अलोन टू द स्ट्रेट लाइन कर रही है। तो 1 से 2 के मिड में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल दोनों सेम है। ये एक बड़ा स्पेशल टाइप का केस है। अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो मोशन किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोन है, अगर वो मोशन किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोन है, यानी कि कोई कार ओनली 1D में ही मोशन करती है और स्ट्रेट लाइन के अलोन मोशन करती है, तो दैट मींस यू कैन रिमेंबराइज द वन कॉन्सेप्ट हियर, देन इन दैट वन केस द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ वन विल बी इक्वलाइज। दोनों के दोनों इक्वल होने वाले हैं। दोनों कैसे होंगे, इक्वल होने वाले हैं। ये बात आपको बिल्कुल हमेशा याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस के मतलब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ऑफ डिस्टेंस का मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई है गाइस। जैसे आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक टेबल में बड़े अच्छे से लिखा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के मिड में जो मिनिमम डिस्टेंस है वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए वी नो द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन की भी नीड है क्योंकि यू नो वेरी वेल द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट द नेक्स्ट वन पॉइंट इज डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल, यानी कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, यही तुम्हारी डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल समझाया है, आप प्लीज यहां पे फिगर में देख सकते हैं। मैंने यहां पे कोई भी एक एग्जांपल कंसीडर करा है। जैसे मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं और एग्जांपल को देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पे रैंडमली, जैसे यहां पे ये आपके पास एक स्टार्टिंग पोजीशन थी, यहां पे डेट वन पॉइंट और एक पोजीशन ये थी, सेम यहां पे है, दोनों के लिए सेम एग्जांपल है, दोनों के लिए सेम एग्जांपल है। सपोज करो इन दोनों के जो मिड का गैप है ये 5 मीटर है, मैंने बना के दिखाया है, ये वाला गैप आपका 5 मीटर है। ओके गाइस, तो दिस गैप बिकम इज इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका यहां पे, जैसे मैं यहां पे दिखा दूं, पहले इस साइड में देखते हैं, दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा यहां पे क्या है, ये येलो कलर से मैंने एक पॉइंट आपको दिखाया है, येलो कलर से एक पॉइंट दिखाया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये बॉडी अगेन अब आपके पास मूव होने के बाद यहां चली आई, यहां बन के पीछे भी आई, यानी कि एग्जांपल में ये कहा गया कि ये पॉइंट आपका सपोज करो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग को मैंने एस से लिख दिया और आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं
मूव करते 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 आप यहां पहुंच गए। ओके गाइस, तो ये लेंथ आपने चली 5 मीटर। फिर आपने अपनी गाड़ी को घुमाया और गाड़ी को घुमाने के बाद पीछे चले आए, यहां तक चले आए, और ये लेंथ आपने चली 3 मीटर। तो ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया इस एग्जांपल में कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 5 यहां चले, 3 यहां चले, तो डिस्टेंस बिकम इज इक्वल टू 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ और होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल दोनों डिफरेंट होते हैं। यानी कि डिफरेंट होने का मतलब क्या बना? ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंडिंग पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के मिड का जो गैप होता है, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट के मिड का गैप है 5 - 3 बिकम इक्वल टू 2, यानी कि 5 - 3 बिकम इक्वल टू 2 मीटर। अब मैंने जैसे कि आपको अभी लास्ट स्लाइड में यह पढ़ाया था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोन मोशन करती है तो प्लीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहां तो मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोन हो रही थी, यहां तो मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोन हो रही थी। देखो यहां पे जो मोशन करी आपने, पहले आप सीधे चले 5 मीटर, बिल्कुल सीधे चले, और लेकिन आप पीछे की ओर अभी भी स्ट्रेट लाइन में चले 3 मीटर। लेकिन इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हैं। यानी कि यहां पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था पहले, यानी कि उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन फिर करना पड़ेगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोन मोशन करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर तभी हो सकती हैं जब उस ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज ना करा हो, मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स ना कराओ। जैसे कि जब मैं यहां से पहले ऐसे आगे की ओर जा रहा था तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी निगेटिव हो गई। यानी कि पहले कार आपकी हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, और थोड़ी देर के बाद आपकी कार आपकी यानी कि जो कार है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब आपने अपनी मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन के अलोन तभी दोनों बराबर होंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। यानी कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके स्टूडेंट्स फिर लेता हूं, जैसे ये छोड़ो, जैसे ये चींटू हैं, कोई भी एक बच्चा बोल दो इसका नाम, जैसे सोनू। आजकल मुझे लगता है ना सारे मम्मी पापा के लिए उनके चिंटू मिंटू सब सोनू होते हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस बच्चे को सोनू बोल दिया। ये सोनू है, ये सोनू यहां खड़ा है, पॉइंट ए पे सोनू खड़ा है, यानी कि इसको अपने घर जाना है। क्या किया, साइकिल चलानी शुरू करी, और यानी कि उसको जो है ना, जैसा सोनू इस पेड़ पे खड़ा था, सपोज करो यहाँ आजकल मैंगो का सीजन है, सपोज करो ये मैंगो लगे पड़े, ये मैंगो लग रहे हैं, सोनू को मैंगो खाने थे। लेकिन सोनू ने क्या काम करा, जब सोनू ने मैंगो खाए तो इस पेड़ के सारे मैंगो उसने तोड़ लिए। अब उसको कुछ मैंगो और चाहिए थे, तो मैंगो उसको पॉइंट सी पे चाहिए थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने जहां से इस पेड़ से जो मैंगो तोड़े हैं इस ट्री से, उसको उस मैंगो को अपने घर पे भी रख के जाना था। ये उसका घर है, यानी कि ये उसका होम है, ये इसका होम है। तो उसने क्या किया, पहले साइकिल अपने घर की ओर दौड़ाई, और जब इस वाले ट्री से, ए वाले ट्री से जब उसने साइकिल अपने घर की ओर दौड़ाई तो उसने 4 मीटर साइकिल चलाई। कितने मीटर? 4 मीटर। अब वो जैसे ही उसने अपने घर पे अपना सामान ड्रॉप कर दिया तो चिंटू ने फिर अपनी साइकिल चलानी शुरू करी। अब साइकिल उसने बी से लेकर सी तक चलानी शुरू कर दी, बी से सी तक उसने साइकिल चलाई। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया कि इस सोनू ने टोटल लेंथ कितनी चली है। टोटल लेंथ उसने 4 + 3 मीटर चली है, एंड 4 + 3 मीटर। जब उस चिंटू ने टोटल लेंथ 4 + 3 मीटर चली है तो 4 + 3 बिकम इज इक्वल टू 7 मीटर। यही 7 मीटर आपके पास क्या बन गई, ये 7 मीटर इसकी डिस्टेंस बन गई। क्या बन गई? डिस्टेंस बन के चली आई। ओके गाइस, लेकिन मैं अब आपसे कहूं कि सोनू के पास डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर इस सोनू का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो सोनू तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पॉइंट ए पे खड़ा था और फाइनली वो पॉइंट सी पे है, तो मैंने ए से सी को मिला दिया। जब ए से सी को मिलाया तो उसके बीच का गैप आपका 5 मीटर बना। यानी कि सोनू के पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है, वो 5 मीटर है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बच्चे मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जैसे सोनू ने इस ट्री के पास खड़ा है, उसने यहां से मैंगो तोड़े, और मैंगो तोड़ के उस मैंगो को पहले उसको अपने घर पे रखना था, तो उसने साइकिल को ए से बी की ओर चलाया, फिर बी पे अपने घर मैंगो रख के उसको और मैंगो तोड़ने थे, तो फिर उसने अपनी साइकिल बी से सी की ओर चलाई, और वो अभी इस वाले ट्री के पास आके खड़ा हो चुका है। अब सोनू आपके पास यहां पे खड़ा हुआ है। अब सोनू यहां आ गया। पहले सोनू कहां गया, सोनू पहले अपने घर गया होगा, सोनू पहले अपने घर गया होगा आम को रखने के लिए, मैंगो को रखने के लिए। तो ए से बी की ओर अलोन चला 4 मीटर, फिर बी से सी चला 3 मीटर,
टोटल लेंथ कितनी चली 7 मीटर, तो 7 मीटर बिकम इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सोनू का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप ए से सी को मिलाएंगे, ए से सी के मिड का गैप 5 मीटर है, तो दिस वन इज बिकम अ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन को जोड़ देना, उन दोनों के बीच का जो गैप है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको बच्चे ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे कि ये कोई पर्सन है, जैसे आपने कोई पर्सन यहां कंसीडर किया, सपोज करो ये पर्सन अभी अपने घर पे है, ये कोई एक पर्सन है, ये इसका होम है, ये इसका घर बना पड़ा है, ये इसकी शॉप है, कोई इसको कुछ सामान खरीदना होगा, सपोज करो आपको कुछ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी हो सकती है। तो उस पर्सन ने क्या किया, लेकिन क्या हुआ, जब उस पर्सन ने यहां से वॉकिंग करना शुरू किया, तो वॉकिंग करते करते पहले वो कहां जाएगा, पहले वो दुकान पे जाएगा। जैसा आपकी मम्मी कह दें बेटा जाओ आप दुकान से जाके बटर मिल्क लेके आओ, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अपने घर से शॉप पे जाएंगे, तो दुकान पे गए, जैसे ही आप शॉप पे पहुंचे तो उसने 4 मीटर लेंथ चली। अब 4 मीटर लेंथ चलने के बाद उसको शॉप से फिर अपने घर पे आना था, तो अगेन वो फिर वापस चला, तो अगेन वो यहां लौट के आ गया। यानी कि उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, यानी कि चला भी घर से था और लौट के भी घर की ओर चला आया। और मैंने यहां पे आपको बताया है कि इस डायरेक्शन में अगर मैं आगे की ओर चलूंगा तो इस डायरेक्शन में चलने वाली डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव कहूंगा, अगर मैं ऐसे पीछे की ओर चलूंगा तो इस डायरेक्शन में चलने वाली लेंथ को मैं निगेटिव कहूंगा। क्वेश्चन मेरा यह पूछा गया कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, लेकिन डिस्टेंस तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो 4 मीटर और ये भी 4 मीटर स्केलर है ना। प्लस और माइनस आप तभी देखें जिस क्वांटिटी को तुमने वेक्टर बोला उसके लिए, स्केलर के लिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखते, स्केलर में आपको ओनली एंड मैग्नीट्यूड की नीड होती है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो आपके पास स्केलर है, 4 मीटर दुकान तक चले, फिर दुकान से घर चलने में 4 मीटर चले, तो टोटल आपने कितनी लेंथ चली 8 मीटर, 8 मीटर लेंथ चली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट 0 किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। पहले आप प्लस के 4 चले, प्लस के 4 चले, और उसके बाद आप माइनस के 4 चले, उसके बाद आप माइनस के 4 चले। जब दोनों को सोल्व किया तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइस, यानी कि आप जहां से चले अगर लौट के उसी पोजीशन पे चले आए तो याद रखना वहां डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन प्लीज अब मैं कोई एक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करके दिखाता हूं गाइस। नाउ वी विल सॉल्व दिस सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम। नाउ हियर वी वांट टू सॉल्व द एनसीईआरटी प्रॉब्लम। मैं यहां पे आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं, क्योंकि गाइस आप जितने भी बच्चे हैं सब सीबीएसई को बिलोंग करते होंगे। अब आप अभी 9th क्लास में भी होंगे, तो 9th क्लास फिजिक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम टफेस्ट हो सकती हैं, तो उनका मैंने यहां सॉल्यूशन लिखा है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की थ्योरी को सही से पढ़ें। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बार क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद जो डाउट आएगा मैं आपको बताऊंगा। एन ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए टू द पॉइंट ऑफ बी and then point of C, then back to the point of B and then point of C and along to the line as shown in the figure below। यानी कि कोई एक आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है। पहले मैंने क्या किया, मैं पहले A से लेके B तक चला, क्वेश्चंस में गिवन है मैंने नहीं बोला, एंड फ्रॉम फर्स्ट वन वी विल मूव फ्रॉम A to B then B to C, दिस वन इज गिवन इन द वन प्रॉब्लम, ये डाटा में गिवन है। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ A से B की ओर गए, फिर B से C की ओर गए, देन बैक टू पॉइंट B एंड बैक टू पॉइंट B एंड देन टू पॉइंट ऑफ C एंड अलोन टू द लाइन एज शोवन इन द फिगर। अगेन क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ लें। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने मोशन करना शुरू किया फ्रॉम पॉइंट ऑफ A टू पॉइंट B, यानी कि आप A से लेके B तक गए। तो मैंने आपको बना के दिखाया, पहला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया गाइस, पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया A टू B। ओके गाइस, आगे पढ़ो। एंड A टू B एंड B टू C, यानी कि आप फिर अगेन B टू C गए, यानी कि ये दूसरा पाथ है, यानी कि ये दूसरा पाथ है। आप देखें A से लेके B के मिड का जो गैप है वो 5 किलोमीटर है, 0 से लेके 5 किलोमीटर, और C से लेके B से लेके C तक लेंथ कितनी है, B से लेके C तक 5 6 7 8 9, तो यानी कि 5 से 9 किलोमीटर, तो 9 माइनस के 5 बिकम इक्वल टू 4 किलोमीटर, यानी कि A से लेके B तक के मिड का जो गैप है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और B से लेके C तक के बीच का जो गैप है वो 4 किलोमीटर है, यानी कि BC लेंथ 4 किलोमीटर है और AB आपके पास 5 किलोमीटर है। देन टू पॉइंट C एंड अगेन पॉइंट C, देन बैक टू पॉइंट B, अगेन फिर वो पॉइंट B पे बैक आया। पहले क्या किया उसने, अब वो पॉइंट B पे बैक आया, यानी कि C से तुम बैक पहुंचे पॉइंट B पे, यानी कि C से अगेन आप पॉइंट B पे बैक गए।
बैक पहुंचे, ये तीसरा पाथ है, एंड अगेन देन बी टू सी, अब अगेन बी टू सी, फिर लौट के यहीं चले आए। बात समझे मैंने क्या कहा? पहले आप ए से लेके बी तक गए, पहला पाथ, इसको पहला पाथ लिख दो। फिर आप बी से सी गए, दूसरा पाथ, ओके गाइस। फिर आप सी से बी पे गए तो तीसरा पाथ, फिर सी से बी पे गए, फिर बी से सी पे आए, चौथा पाथ। ये आपका चौथा पाथ है। इस तरीके से उस क्वेश्चन में उसने गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। आपको यह बताना है कि उसने टोटल लेंथ कितनी चली। तो हमारे पास यहां 4 पाथ हैं। हमारे पास यहां कितने पाथ हैं? ओ सॉरी मैं गलत चला गया प्लीज। ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी लेंथ चली है? तो 4 पाथ हैं। तो पहले पाथ में कितना चले? 5। फिर बी से सी कितना चले? 4। फिर सी से बी कितना चले? फिर 4। फिर बी से सी कितना चले? 4। यानी कि ये है ए टू बी, ये लेंथ है ए टू बी, फिर आपका बी टू सी, फिर सी टू बी, एंड फिर सी टू बी, फिर बी टू सी। तो टोटल लेंथ कितनी चले? 4 और 4 8 और 4 12 और 12 5 17। यानी कि टोटल आपने 17 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। 17 किलोमीटर। अगला पॉइंट क्या है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास ये है और फाइनली तो मैं अगेन घूम के पॉइंट सी पे ही आया, तो फाइनली आपका पॉइंट सी है। तो प्लीज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट? तो ए से लेकर सी तक के मिड का जो गैप है, दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, और यही 9 किलोमीटर आपका क्या है? यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है? एंड ए टू सी है। इसकी डायरेक्शन ए टू सी है। तो गाइस आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड एग्जांपल फिर सुन लेते हैं। सेकंड एग्जांपल फिर सुने। सेकंड एग्जांपल की थ्योरी पढ़ना है। सेकंड प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू सी। एक बॉडी है जो ए टू सी घूमती है, एंड अलोन टू द रेक्टेंगुलर बॉडी एज शोवन इन द फिगर। यानी कि मैं पॉइंट ए से लेकर सी तक घूमा। मेरे पास ये पॉइंट ए है, मैं पहले ए से बी पे गया, फिर बी से सी गया, अलोन टू द रेक्टेंगुलर। उसने कहा रेक्टेंगुलर के अलोन, पहले ए से बी फिर बी से सी। एक पाथ हो सकता है ए टू डी एंड डी टू सी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जाना आपको पॉइंट सी पे है और जाना रेक्टेंगुलर बॉडी के अलोन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ए से सी की ओर जाना है। और मेरी बात सुनो, मैंने ना आपको यहां डिस्टेंस लिख के नहीं दी, मतलब 2 पॉइंट के बीच का गैप कितना है। तो देख रहे हो ये दो खाने जो है ना, ये 2 खाने, ये जो 2 रेक्टेंगुलर बॉडी हैं, इन 2 रेक्टेंगुलर बॉडी के बीच का गैप 1 किलोमीटर है। तो ए से बी आपने कितने खाने चले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि टोटल आपके 10 ब्लॉक हैं और 2 ब्लॉक के बीच का गैप 1 किलोमीटर है। तो यानी कि ए से बी के बीच का गैप कितना बन गया? 5 किलोमीटर। बात समझ में आई? ओके। अब बी से सी देखो, 1 2 3 4 5 6। यानी कि बी से सी ब्लॉक जो है, ये खाने जो बने हैं, ये 6 खाने हैं। 6 खाने और 2 खाने के बीच का गैप 1 किलोमीटर है। तो 6 खाने के बीच का गैप कितना होगा? 3 किलोमीटर। यानी कि ये 3 किलोमीटर है। बॉडी तो रेक्टेंगुलर थी, तो ये भी 5 किलोमीटर और ये भी आपकी 3 किलोमीटर। तो आपको ए से सी चलना रेक्टेंगुलर बॉडी के अलोन। तो रेक्टेंगुलर बॉडी के अलोन चलने के आपके पास 2 पाथ हो सकते हैं। या तो आप इस पाथ को फॉलो करो, ए से बी चलो, ओके, और बी से सी चलो, बिल्कुल ये एक हो सकता है एक पाथ। ये पाथ नंबर 1 है। तो पाथ नंबर 1 के अलोन जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करी वो कितनी बनी? 5 + 3 बिकम इक्वल टू 8। कितनी बनी? 8 बनी। ओके गाइस, एक दूसरा पाथ और हो सकता है। दूसरा पाथ क्या हो सकता है? आप ए टू डी एंड डी टू सी चलो, ये पाथ नंबर आपके पास 2 है। तो पाथ नंबर 2 क्या है? ये भी आपके पास कितना है? 3 + 5, 3 + 5 बिकम इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो गाइज आपको एक चीज समझ में आ रही है, पाथ अलग अलग हो सकते हैं पर डिस्टेंस यहां सेम है। तभी तो क्वेश्चन में आपको नहीं बोला ना उसने कि रेक्टेंगुलर बॉडी के अलोन चले तो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड, बस ए टू सी कहा उसने ये नहीं कहा कि कौन से पाथ के अलोन। पाथ 2 हो सकते थे, ए बी सी या ए डी सी। यानी कि पाथ नंबर 1 जो है वो है, पाथ नंबर 1 क्या है? पाथ नंबर 1 है ए से बी और सी ऐसे, और पाथ नंबर 2 क्या है? ए डी एंड सी। ये 2 पाथ हो सकते हैं। तो दोनों पाथ के अलोन डिस्टेंस आपके पास सेम है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट दी डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली आप ए से लेकर सी को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ए से लेकर सी को मैंने ज्वाइन कर दिया।
तो ए से लेकर मैंने सी को ज्वाइन कर दिया, तो दिस वन इज स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन गैप है, दिस वन इज बिकम अ डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, या आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पाइथागोरस जिसको कहते हैं। ए टू सी कर्ल बन गया ना, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। कितना बनेगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एन प्लस 5 का स्क्वायर। गाइज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वन। तो 3 का स्क्वायर बिकम इज इक्वल टू 9, और 9 प्लस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 34, यानी कि 34 किलोमीटर रूट में 34 किलोमीटर आपकी क्या बन गई? डिस्प्लेसमेंट बन गया। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोन चलती है। पहले वो ए टू बी चलती है, ओके गाइस, एंड फिर ए टू बी के बाद फिर वो बी टू सी चलती है, ओके गाइस। बी टू सी चलने के बाद फिर वो सी टू डी चलती है, और डी पे आके रुक जाती है। और ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके गाइस। फाइनली एंड हाँ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी एंड फाइनली टू ए अलोन टू द सर्कल। ओके, फाइनली पॉइंट ए पे ही घूम के चली आती है। सॉरी प्लीज, फाइनली आपके पास पॉइंट ए पे चली आती है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, ये फाइनल पॉइंट नहीं है, प्लीज इसको कट कर देंगे यहां पे। दिस वन इज नॉट ए फाइनल पॉइंट, प्लीज गाइस, सॉरी दैट वन। एंड फाइनल पॉइंट भी आपके पास यही है, फाइनल पॉइंट भी आपके पास यही है, यानी कि पॉइंट ए ही आपका इनिशियल पोजीशन और यही फाइनल है। क्वेश्चन में पूछा गया द फाइंड आउट द डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगेन सुने, क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कि इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितनी डिस्टेंस आपने मूव करी है, और आपने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करा है। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो डिस्टेंस क्या बन गई? डिस्टेंस, अगर इस सर्कल की रेडियस अगर मैं आपसे आर कह दूं, तो गाइज आपको क्लियर होगा, इस सर्कल के अलोन आप घूमे तो पूरी सर्कल की पेरिफेरी लेंथ आपकी बन गई डिस्टेंस। तो सर्कल की पेरिफेरी लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंशियल लेंथ आपकी डिस्टेंस बनी, और डिस्टेंस की वैल्यू आप जानते हैं, डिस्टेंस बिकम इक्वल टू 2 पाई आर। अगर सर्कल की रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर। ओके गाइस, अब मैं आपसे एक चीज और बोल सकता हूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। आप फिगर में एक चीज मुझे बताएं, जहां से चले वहीं लौट के चले आए, तो पॉइंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, एक क्वेश्चन और है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी एंड अलोन टू दी सर्कल। ये क्वेश्चन था वो जो मैंने आपको पहले बोलना ट्राई किया था। अब यहां पे आप केवल और केवल पॉइंट डी तक ही घूमते हैं। क्वेश्चन में बोला पहले ए टू बी गया, ओके गाइस, फिर बी टू सी गया, ओके गाइस, एंड सी टू डी गया, बस यहां तक गया। यहां पे फाइनल पोजीशन आपकी पॉइंट डी है और इनिशियल पोजीशन आपके पास पॉइंट ऑफ ए है। फिर क्या कहता है? फिर वही सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो गाइज आई थिंक अगर आपको ये मैकेनिक्स अगर क्लियर है तो आप मुझे बता पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे आप अभी लिख रहे थे ना, एक सर्कल की टोटल पेरीफेरी लेंथ आपने कितनी बोली थी? एवन सर्कुलर टोटल पेरीफेरी लेंथ आपने 2 पाई आर कही थी ना, 2 पाई आर। लेकिन ये 2 पाई आर आपने कब कही थी? जब ये टोटल कंप्लीट आपने एक सर्कुलर लेंथ बनाई थी। और 2 पाई क्या होता है? टोटल सबटेनिंग एंगल एट द सेंटर पॉइंट। लेकिन यहां पे जो आर्क आपने ट्रेवल करी है, ये अपने सेंटर पॉइंट पे 2 पाई एंगल नहीं बना रही है, ये टोटल अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है 270 डिग्री है। और इस 270 डिग्री को मैं रेडियन में कह सकता हूं। 270 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिख दूं तो आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल तो पाई हो गया और पाई बाई 2 ये हो गया, और पाई प्लस के पाई बाई 2 बिकम इक्वल टू 3 पाई बाई 2, यानी कि 270 डिग्री को तुम रेडियन में भी कह सकते हैं। यानी कि इस आर्क लेंथ की वैल्यू मैं कितनी कहूंगा? 3 पाई बाई 2। यानी कि जब भी आपको आर्क लेंथ लिखनी है तो एंगल आपको हमेशा वो लिखना है जो सेंटर पॉइंट पे तुम सबटेन करते हैं, और इनटू आप आर से मल्टीपल कर देंगे। जैसे अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो मैं एंगल 2 पाई ले लेता, जैसे एंगल आपने यहां 2 पाई लिखा है। लेकिन जैसे ये सर्कल कंप्लीट सर्कल है तो इसने अपने सेंटर पॉइंट पे कितना एंगल बनाया? 2 पाई, और इनटू आर से मल्टीपल कर दो तो सर्कमफ्रेंशियल लेंथ बन गई। यहां आपने सेंटर पॉइंट पे कितना एंगल बनाया? 3 पाई बाई 2, और इनटू आर से मल्टीपल कर दो तो क्या बन गई? सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। मैथमेटिक्स में आपको सर सिखाएंगे। अब मैं आपसे कह दूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो गाइज आपको पता है ना ये लेंथ कितनी है? तो रेडियस है, ये तो रेडियस है ना। प्लीज 1 मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये लेंथ क्या है? प्लीज 1 मिनट, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं एंड वी कैन यूज हियर द ग्रीन कलर। तो दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज कैपिटल आर, और ये भी रेडियस है, दिस वन इज कैपिटल आर। तो मैं ए से डी को मिला दूंगा तो दिस वन इज बिकम अ डिस्प्लेसमेंट।
तो यार ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बना? यहां देखो, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो, ये बन गया राइट एंगल इस तरीके से। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको यहां बना देता हूं साइड में, आपको नजर आएगा। दिस वन इज बिकम अ वन राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और दिस वन इज, ये बना, और ये लेंथ भी आपके पास कैपिटल आर है, और ये भी कैपिटल आर है, और ये पॉइंट आपके पास ए था, और ये पॉइंट आपके पास डी था। मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो दिस लेंथ अगेन वही पाइथागोरस है, दिस लेंथ बिकम इक्वल टू √2r। कितनी बन गई? √2 और इंटू आर। ओके गाइस, तो दिस वन इज बिकम द वन सॉल्यूशन ऑफ दैट वन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना है, तो गाइस मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया दे देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट को आप फाइनल पॉइंट के साथ मिला देंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ मिलाने के बाद जो उन दोनों पॉइंट के मिड का गैप बन के आएगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ओके गाइस, तो थैंक यू। जैसे मैं आपसे फिर बता दूं स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे आप लोगों के लिए उड़ान 2 IIT पे हम आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर्स हैं, वो हम आपको अपलोड करते रहेंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, वो 9th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं। अभी 9th क्लास की अभी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, और मुरली सर अभी आपको 11th क्लास की फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड करेंगे। तो गाइस, मोर अपडेशन के लिए आपको उड़ान 2 IIT के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको पर डे न्यू अपडेशन मिलती रहेंगी। और प्लीज एक बात और, आप आफ्टर दैट वन लेक्चर फिनिशिंग होने के बाद इस लेक्चर को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इस लेक्चर को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनका मोटिव है, बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा मार्केट में खर्च कर सकें। तो प्लीज गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हमारा पहला मोटिव एकेडमिक्स को आपके स्ट्रॉन्ग करना है। हम बच्चे से चाहते हैं कि उसकी नींव अगर बहुत अच्छी है, तो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली फ्यूचर में निकाल सकता है। तो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड मैं आपको फिर जल्दी से मिलूंगा एक न्यू लेक्चर के साथ। तो उस जब तक के लिए एंड बाय बाय, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच।